नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। रबी सीजन की फसलों के लिए फसल बीमा शुरू। किसान 31 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। फसल को आंधी, बाढ़, सूखा या तूफान से हुए नुकसान पर मिलता है फायदा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी का काम शुरू। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद प्रदेश के 1400 केंद्रों पर की जाएगी। 13,44,000 किसानी ने कराया है पंजीयन। एमएसपी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित। राजस्थान सरकार ने राज्य में एक मुश्त समाधान योजना OTM 2024 किया लागू। इस बार योजना का लाभ कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्लीवासी। अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI लेवल। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की नवी किस्त जारी की और पुरखौती मुक्तांगन के तहत सरगुजा प्रखंड का उद्घाटन भी किया। इस दौरान एक आदिवासी नृत्य समूह ने राष्ट्रपति के सामने नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की हितग्राही महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए कट ऑफ डेट तय कर दी गई है। इसके लिए किसान 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों के फसल का बीमा किया जाता है। इस बीमा का फायदा किसानों को तब मिलता है जब उनके पास फसल को आंधी, बाढ़, सूखा या तूफान से कोई नुकसान हो गया हो। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए कट ऑफ डेट तय कर दी गई है। किसानों ने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना समेत अन्य रबी फसलों की बुआई शुरू कर दी है। किसानों से कहा गया है कि वे आपदा से फसल सुरक्षा और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस योजना के लिए लास्ट डेट से पहले ही आवेदन कर दें। खरीफ सीजन की तुलना में रबी फसलों के लिए औसत बीमा प्रीमियम दर भी घटा दी गई है। और देश में पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पशु, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने महामारी का सामना करने के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान को शुरू किया और भारत में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जारी किए। के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना और भारत में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जारी किए जाएंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे महामारी की तैयारी और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में जारी प्रयासों में योगदान दिया जा सके। पीएम की नीतियों के चलते पशुधन में वृद्धि हुई है। डेयरी सेक्टर का देश की आर्थिक स्थिति में बड़ा योगदान है। दुग्ध उत्पादन में विश्व के मुकाबले 3 गुना वृद्धि हुई है। सेंसेक्स रिपोर्ट के आधार पर नीति बनाते हैं नस्ल सुधार। और आइए अब देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। देश में पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए महामारी निधि परियोजना को शुरू किया गया है, जिसमें G20 के माध्यम से $25 मिलियन का फंड जारी किया गया है। इसी के साथ 21वीं पशुधन गणना अभियान की भी शुरुआत की गई है।
केंद्रीय पशु मत्स्य एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि पशुधन हमारे परिवार का सदस्य है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से किसानों और पशुपालकों को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकारें नीतियां बनाती हैं जिससे पशुओं की नस्लों में सुधार होता है और बीमारियों से उन्हें बचाने में सहयोग मिलता है। इससे कई तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। ये 2025 तक चलेगा। पशुधन की संख्या, उनके नस्ल में क्या सुधार हो रहा है। उसके साथ साथ $25 मिलियन का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है। करीब 200 करोड़ रुपए 21वें पशुधन गणना अभियान में खर्च होंगे और 1 लाख लोग इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये जनगणना फरवरी 2025 तक चलेगी। पशुओं और पशुपालकों के लिए केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के चलते देश में पशुधन में वृद्धि हुई है और डेयरी सेक्टर देश की मजबूत आर्थिक स्थिति में बड़ा योगदान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुग्ध उत्पादन में भी विश्व के मुकाबले 3 गुना वृद्धि हुई है। इस तरह की योजनाओं से पशुओं से इंसान में आने वाली संक्रमण बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मानसून सीजन में हुई अच्छी वर्षा के चलते राजस्थान में डीएपी और अन्य उर्वरकों में मांग बढ़ी है। सभी किसानों को डीएपी मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग राजस्थान की ओर से प्रदेश में डीएपी की दैनिक उपलब्धता की निरंतर समीक्षा कर कम उपलब्धता एवं अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 34,000 मैट्रिक टन डीएपी, 4,18,000 मैट्रिक टन यूरिया, 2,22,000 मैट्रिक टन एसएसपी एवं 52,000 मैट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में इस वर्ष औसत से 58.68% अधिक वर्षा होने से बांधों एवं तालाबों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल की उपलब्धता है। इसीलिए रबी फसलों की बुआई क्षेत्र में भी वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही सितंबर माह में लगातार वर्षा होने के कारण रबी फसलों की बुआई एक साथ अक्टूबर माह में हो रही है, जिसके कारण इस माह में डीएपी उर्वरक की मांग अधिक है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि ताकुरो ताकीयूची ने कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर चतुर्वेदी ने ताकीयूची को भारत में JICA के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। उन्होंने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में भारत और JICA के बीच मजबूत सहयोग के लिए आशा व्यक्त की। उन्होंने भारत के कृषि विकास को आगे बढ़ाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में वर्तमान में JICA सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने भारत को ग्लोबल फूड बास्केट के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को भी दोहराया। बैठक में भारतीय और जापानी विश्वविद्यालयों के बीच छात्रों के आदान प्रदान के साथ साथ परियोजना से जुड़े राज्यों में कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण, अनुसंधान और शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में NRM और बागवानी के संयुक्त सचिवों के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी शामिल हुए। जैविक खेती प्रकृति के अनुरूप काम करती है। चूंकि जैविक किसान सिंथेटिक उर्वरकों, GMO या कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें अन्य तरीकों की मदद से कीड़े, बीमारी और खरपतवारों से लड़ना पड़ता है। जैविक खेती के अनेकों फायदे हैं। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जैविक विधि से खेती करने वाली भूमि बंजर और खराब नहीं होती है तथा वह अधिक समय के लिए उपजाऊ रहती है। जैविक प्रक्रिया द्वारा की गई खेती की फसलों को भी अच्छा माना जाता है, जिसमें स्वाद, विटामिन, प्रोटीन अधिक मात्रा में और शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बहुत कम ही किसान ऐसे हैं जो जैविक विधि से खेती करते हैं। वे इसलिए जैविक खेती में उपज थोड़ी कम रहती है और तैयार होने में भी समय लगता है। जैविक खेती में फसलों में आने वाला खर्च ना के बराबर होता है,
क्योंकि जैविक खेती में प्राकृतिक बनी हुई खाद का उपयोग किया जाता है, जिसको आसानी से किसान अपने घरों पर ही तैयार कर सकें। लागत भी ना के बराबर आती है। वहीं बात अगर की जाए अंग्रेजी खाद की, तो ये निश्चित तौर पर फसलों को तो जल्दी और अधिक मात्रा में तैयार कर देती है, लेकिन खर्च भी अधिक आता है। इससे उगी हुई फसलों का स्वाद भी नहीं मिलता, लेकिन जैविक विधि द्वारा उगी हुई फसलें और सब्जियों में ऐसा नहीं होता। उनको खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता और स्वादिष्ट भी होती हैं। 25 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद प्रदेश के 1400 केंद्रों पर की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोयाबीन उपार्जन की कार्यवाही संवेदनशीलता से की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश सरकार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि 3,44,000 किसानी ने पंजीयन करवाया है। आवश्यकता अनुसार खरीदी केंद्रों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सोयाबीन का भुगतान किसानों को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा। सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक है। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर ही राज्य में खरीदी की जाएगी। और कृषि में निवेश के लिए किसान बैंक से लोन तो लेते हैं, परंतु कई कारणों से किसान ये लोन समय पर चुका नहीं पाते। ऐसे में किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं और उन्हें नया लोन नहीं मिलता। जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में एक मुश्त समाधान योजना OTS 2024 लागू कर दी है। इस बार योजना का लाभ कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने बताया कि प्रदेश की जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं एपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS 2024 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण आएंगे जो 31 मार्च 2020 को अवधि पार हो गए हैं और उसके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संघित श्रेणी में वर्गीकृत किए जा चुके हैं। पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में न होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित कर राहत दी गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव सुरक्षा बनाए रखते हुए तटीय ग्रामों से प्रमुख आर्थिक प्रेरक के तौर पर समुद्री शैवाल उद्यमों को बढ़ावा देना, स्थिर आजीविका सुनिश्चित करना और मछुआरे समुदाय का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्रीय सरकार की प्रमुख योजना है, जिसमें समुद्री शैवाल क्षेत्र में क्रांति लाने की परिकल्पना शामिल है। इसका लक्ष्य 2025 तक देश के समुद्री शैवाल का उत्पादन 1.12 मिलियन टन से बढ़ाना है। इसके अंतर्गत सरकार ने समुद्री शैवाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में तमिलनाडु में 127.7 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना भी की गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन और भी खराब होता जा रहा है। इस बीच फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफी प्रदूषित हो गया है, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में बह रही यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग देखे जा रहे हैं, जो कि बेहद नुकसानदायक हैं। और इस बीच दिल्ली में NCR सहित कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अस्पतालों में तैयारी रखें। ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की समस्या है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जरूरत ना हो तो सुबह शाम टहलने और खिड़की खोलने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, लिहाजा सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे छोटे, एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज, ये ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सांस की प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल होते हैं।
तो उनको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि सुबह और शाम जब हमारे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होते हैं तब घर से बाहर ना निकलें या एक्सरसाइज ट्रेनर्स ना करें। जो कुछ भी करना है वो दोपहर के समय करें। इसी तरह घर की खिड़कियाँ सुबह शाम बंद रखें और दोपहर के समय खोल सकते हैं अगर फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो यही एडवाइजरी इशू करी है। बाकी राज्यों को ये भी कहा गया है कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखें कि वो इक्विप्ड हैं हैंडल करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो बढ़ेंगी आगे आने वाले महीनों में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दम घोंटू हवा से थोड़ी सी राहत तो मिली, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 से अधिक बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी ख़राब माना जाता है। इंडिया गेट के आसपास AQI 237 पर पहुंच गया है, जो कि ख़राब श्रेणी में बना है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। It's only 26th October today and अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि पॉल्यूशन ही है ये, आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है कि डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण प्रभावित इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तरी ओडिशा पर बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना का अवशेष थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ा है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके और कमजोर होकर महत्वहीन हो जाने की भी संभावना है। नई दिल्ली में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर ज्ञान संगोष्ठी श्रृंखला का आयोजन किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से चलाए जाने वाले तमाम कार्यक्रम के तहत कमजोर वर्ग की आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने पर बल दिया जाएगा। संगोष्ठी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा है कि विश्व बैंक के अनुभव के जरिए देश के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में कमजोर वर्ग के विकास के लिए काम किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग और कौशल विकास विभाग की ओर से कमजोर वर्ग के लिए विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी गई। We need to have good policy interventions that create pathways for ensuring financial stability, access to resources, and sustainable livelihood for those who are often left behind. This department implements several schemes that seeks to provide livelihood support to the marginalized section, either through providing concessional financing or through equity infusion. और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में मजबूती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कमजोरी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 24 अक्टूबर को सरसों का भाव 5,400 रुपए था। 25 अक्टूबर को इसमें 150 रुपए की मजबूती हुई और भाव 5,550 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। 24 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,020 रुपए। 25 अक्टूबर को इसमें 30 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,050 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 अक्टूबर को सरसों 6,100 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 25 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर भाव 6,150 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की कोटा मंडी में 100 रुपए की सुस्ती देखी गई।
यहाँ 24 अक्टूबर को सरसों का भाव 5,800 रुपए था, जो 25 अक्टूबर को 5,700 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 24 अक्टूबर को चने का भाव रहा 6,300 रुपए, जो 25 अक्टूबर को 200 रुपए उछलकर 6,500 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 24 अक्टूबर को चने का भाव 7,300 रुपए था। 25 अक्टूबर को इसमें 60 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,360 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 24 अक्टूबर को चने का भाव 7,825 रुपए था। 25 अक्टूबर को इसमें 25 रुपए की सुस्ती आई और भाव 7,800 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भी चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 24 अक्टूबर को चने का भाव था 6,750 रुपए, जो कि 25 अक्टूबर को 150 रुपए लुढ़क कर 6,600 रुपए क्विंटल रह गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान धान की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा में अभी के समय सरसों, आलू और मूली की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान टमाटर की बुवाई शुरू कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर सब्जियों के खेत में सिंचाई करें। खड़ी सब्जी फसलों के खेत में पानी जमा न होने दें। हरियाणा के किसान गाजर, मूली, शलजम और पालक की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान कपास की चुनाई का काम पूरा कर लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान धान की कटाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई जारी रखें। बात करें पंजाब की, तो यहाँ के किसान धान, मक्का और मूंग की कटाई कर सकते हैं। पंजाब में बैंगन की रोपाई कर लें। साथ ही देर से पकने वाली फूल गोभी की रोपाई करें। पंजाब के किसान आलू की शुरुआती किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर, मूली, शलजम और पालक की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में अभी के समय मटर की शुरुआती किस्मों और लहसुन की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ किसान वर्षा आधारित परिस्थितियों में चने की बुवाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान भिंडी की बुवाई करें। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए भिंडी की पंजाब सुहावनी और पंजाब लालिमा किस्मों का चुनाव करें। साथ ही पंजाब में लोबिया की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश में बीते 2 सालों से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक हिमाचल में 2 साल या इससे अधिक समय से विभागों में चल रहे सभी खाली पद खत्म कर दिए गए हैं। इस फैसले से सीधे एक साथ 1000 नौकरियां खत्म की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किए। सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। रायपुर दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल रेमन डेका ने गायत्री नगर रायपुर स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की समृद्धि एवं सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली में 2 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति के बाद आज बाजार खुल गए हैं। रात भर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आज मुख्य बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज 5वां दिन है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी और 4 नवंबर को आवेदन वापस लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होने वाला है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।